नमस्कार, मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। राजनीति में करियर तलाश रहे युवाओं को जल्द बड़ा मौका मिल सकता है। दरअसल युवाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र सीमा को घटाने का मन बना रही है। भारत में 65% युवा आबादी है। इसी के मद्देनजर सरकार राजनीति में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने को लेकर ये बदलाव कर सकती है। इस फैसले का ज्यादातर राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। रालोद, AIMIM, राजद, बीजद, शिवसेना ये ऐसे दल हैं जो प्रत्याशियों की आयु घटाने के पक्ष में हैं। साथ ही भाजपा और कांग्रेस के भी कई ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र सीमा घटाई जानी चाहिए। राजनीतिक दलों का तर्क है कि नगर निगम परिषद के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की तय उम्र 21 साल है, तो ये नियम विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए क्यों नहीं हो सकता। तो आज बात इसी मुद्दे पर। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है RC चौधरी, कांग्रेस नेता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा जी जुड़ेंगे और केसरी सिंह राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत केसरी सिंह जी आप ही से करते हुए, क्योंकि देखिए आप बहुत गहनता से इन तमाम मुद्दों को समझते हैं, आंकड़ों की गणित भी आप पूरी जानते हैं। कई बार इस तरीके की मांग उठी है और खास करके जो युवा शक्ति है उसने ये मांग उठाई है कि जब हमें वोट कास्ट करने का अधिकार है तो क्यों ना हमें ये मौका दिया जाए कि हम ही सरकार चलाएं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे चेंजेस जो अभी इस युवा राष्ट्र में आ रहे हैं, अगर हम पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से, जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 65% हमारे जो देश की जनसंख्या है वो 35 वर्ष से नीचे की है। अगर इसे आप आंकड़ों में डालें तो आप देखेंगे 91 करोड़ यानी 91 करोड़ के आसपास ऐसे युवा हैं जो अभी 35 साल से नीचे की आयु के हैं। उसी के हिसाब से, उसी के सापेक्ष में अगर हम लोकसभा से शुरुआत करेंगे, बाद में विधानसभा पे आएंगे, लोकसभा में हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1999 में जहाँ लोकसभा की जो एवरेज एज थी वो तकरीबन 52 साल थी और अब बढ़ते बढ़ते वो तकरीबन 55 और अब 3 साल बीत गए तो तकरीबन 58 साल के आसपास पहुंच गई है। तो अभी जहां एक तरफ बाकी सब राष्ट्रों में, यूरोप में, US में ये सब चीजें जो एवरेज एज है वो नीचे की तरफ जा रही है, हमारे यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बढ़ रही है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे क्योंकि ये सारा धमाका, ये जो नई वाली पार्टियां और क्षेत्रीय दल हैं ये कुछ अच्छे धमाके कर रहे हैं। खासकर आम आदमी पार्टी ने कुछ नए युवाओं को इस बार काफी सपोर्ट किया है और गुजरात में बीजेपी ने भी काफ़ी चेहरे बदले हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको जल्दी में पढ़ के बताऊंगा। आज की तारीख में जो 2019 के बाद हमारे पास लोकसभा है उसमें 12% यानी तकरीबन 65 MP ही हैं जो 40 साल से नीचे के हैं। और अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उसके ऊपर भारत काफ़ी पीछे रह गया है। हालांकि जो महिलाएं हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 48 साल के आसपास है लोकसभा में, मगर जब हमारी पहली लोकसभा बनी थी तब करीबन 5% महिलाएं थी और आज हम बढ़ के मुश्किल से 14% महिलाओं पर पहुंच पाए हैं, जो कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश जैसे देश में भी करीब 21% महिलाएं हैं। तो अब ये समय आ गया है कि हमें युवाओं के लिए इस आयु के बार को थोड़ा नीचे लाना होगा और तकरीबन 21-22 के साथ में के आसपास में, यानी कि केसरी सिंह जी, यानी कि जो ये आयु का जो बार है या कहे बैरिकेड जो एक तरीके का है, इसको हमें पार करना होगा ताकि आने वाले वक्त में हमें जहां एक और देश युवा नजर आता है तो वहां पर सरकार भी युवा नजर आए। RC चौधरी जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए एक सरकार को बेहतर ढंग से चलने के लिए जरूरी हो जाता है कि एक विपक्ष भी मजबूत भूमिका निभाए। इसको फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फैसला नहीं है, अभी तो ये निजी विधेयक रखा गया है और निजी विधेयक संसद के अंदर किसी भी सांसद की निजी राय होती है। किसी भी राजनीतिक दल के तौर पे तमाम सांसदों ने कोई इस विधेयक को और बिल्कुल लेके नहीं आए। निश्चित रूप से केसरी जी ने सही कहा, जब हम युवा देश की बात करते हैं, युवा आबादी की बात करते हैं, युवा शक्ति की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का प्रतिनिधित्व कैसे मिले, इस प्रतिनिधित्व किस प्रकार से भागीदारी दी जा सकती है संसद में भी और क्षेत्रों में भी, तमाम क्षेत्र के साथ में, क्योंकि तमाम जो दूसरे विकसित देश हैं जब वहाँ पे हम देखते हैं तो नज़र जब भी थोड़ाते हैं तब नज़र आता है कि वहाँ पे युवा शक्ति बहुत कम हो रखी है और वर्ग आबादी बढ़ती जा रही है। वो एक चिंता का विषय है।
इसलिए ये जो इन्होंने रखा, सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि संसद के अंदर कोई भी संशोधन संविधान के अंदर या कोई भी कानून अगर करेगी तो सत्तारूढ़ दल कर सकता है, सरकार कर सकती है। सरकार के सामने बहुत से सांसद निजी विधेयक के तौर पे आए हैं, उनके ऊपर सरकार को अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिए। हिंदुस्तान की युवा आबादी को अगर सबसे पहले किसी ने शक्ति देने का काम किया तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया, जो संविधान में 62वां संविधान संशोधन कर युवा मतदाता की जो उम्र 21 साल थी उसको घटा के 18 वर्ष की थी। उन्होंने इस ताकत को पहचाना, उन्होंने नेताओं को चुनने की भागीदारी दी और निश्चित रूप से हमारे पंचायती राज हो चाहे लोकल बॉडी की चुनाव हो, उनके अंदर 21 वर्ष का भाग ले सकता है अगर प्रतिनिधित्व के अंदर, तो निश्चित रूप से युवा एक ताकत है। इस ताकत के ऊपर सरकार की मंशा क्या है, क्या इस ताकत को सिर्फ एक वोट के तौर पे चाहती है या उनकी भागीदारी चाहती है, ये सरकार को तय करना है। बिल्कुल सरकार को तय करना है। तो बीजेपी से आशीष जी हमारे साथ जुड़े, तो आशीष जी आप ही से जानना चाहेंगे कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि अब गेंद पूरे तरीके से आप ही के पाले में है। देखिए आयुषी जी, अगर हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में अभी जो आयु है वो 25 साल है, स्थानीय निकायों में 21 साल है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 35 साल है। और देखिए आयुषी जी, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हम चर्चा करते हैं। अब जब ये निजी विधेयक आया है तो आज हम आपके चैनल में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इस तरह तमाम जो डिबेट हैं वो अलग अलग मंचों पर होगी और इसमें से जो निर्णय आएगा, जो सर्वसम्मति से सभी दलों के रूप में जो इसमें एक राय बनेगी, निश्चित रूप से जो केसी सिंह जी ने आंकड़े दिए वो फैक्ट हैं कि जो भारत है वो एक युवा देश है। हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो 35 साल से नीचे के क्रम में है। तो निश्चित रूप से आप देखिए सरकार की इसमें जो मंशा है, सरकार की मंशा ये है कि हम इसमें एक राय बनाएं और एक राय बनाने के बाद में जो अच्छा निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सरकार इसको लागू करेगी। यानी कि एक राय का इंतजार है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे समझना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी इस बड़े परिवर्तन की ओर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या रुख रखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी खुद अपने आप में एक युवा पार्टी है। हम लोगों ने जिस तरह का कीर्तिमान और जिस तरह की चीज़ें सामने रखी है जनता की, वो बहुत ही फ्रेश है। तो ये जो मुद्दा है कि उम्र सीमा जो है कम करनी चाहिए, तो इस पर मेरा ये विचार रहेगा कि इसमें ये अच्छी चीज़ है, युवाओं की भागीदारी बेशक बढ़नी चाहिए। लेकिन इस समय जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे जिन पे सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, इस तरह के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्वलंत मुद्दे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, युवाओं की अगर हम लोग बात करें तो युवाओं को एक तरफ तो रोजगार देने का जो झूठा वादा किया गया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर चर्चा हो नहीं रही है। महंगाई इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है, काले धन पे जो बात की थी उस पर चर्चा हो नहीं रही है, और घुमा फिरा के ऐसे मुद्दों पे लाके देश को खड़ा कर दिया जाता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटक जाए। देखिए, मुख्य मुद्दे उठाने के लिए तो युवाओं की भागीदारी की बात हम कर रहे हैं ना, कि युवा जब राजनीति में आएंगे, राजनीति में उनको मौका मिलेगा, तभी तो वो ये मुद्दे उठाएंगे जो वर्तमान समय में वो देख रहे हैं। आरसी चौधरी जी, इसे आप कैसे देखते हैं? आयुषी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो प्रतिक्रिया दी वो हतोत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया थी। वो कहते हैं एक राय एक मसूरी, आखिर इसकी अगुवाई कौन करेगा? सरकारी ये हैं तो निश्चित रूप से संसद चलाने की तमाम चीज़ों की आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या सभी दलों को आमंत्रित कर रहे हैं? क्या उस पर चर्चा कर रहे हैं? क्या खुद भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर सदन के अंदर आएगी? तमाम मुद्दे, और आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से वो भी, कोई भी देश का जो युवा है, जितनी बड़ी आबादी है, वो सिर्फ एक राजनीति से तो नहीं हो सकती, या फिर वही भागीदारी करेंगे तभी उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, या फिर देश के मुद्दे हल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश के युवाओं को भी सरकार चुनने की दम है, तो वो अपने मुद्दों को भी हल कराने की ताकत रखते हैं। मुद्दों को हल के लिए निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा प्रतिवर्ष किया था, मैं ये सोचता हूँ हिंदुस्तान का हर युवा, हर आबादी, हर व्यक्ति इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाता है। चाहे वो सरहद पे रक्षा पे हो, चाहे किसान खेत करके लोगों का पेट भरता हो, हर व्यक्ति, राष्ट्र का हर व्यक्ति इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का अदा करता है। लेकिन फिर ये पुनरावृत्ति होती है कि युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है, उसको कैसे भागीदारी मिले, ये सोच होती है। और मैं कहना चाहूँगा, नेतृत्व करने के लिए उम्र बड़ी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। नेतृत्व वो करे जिसकी इस राष्ट्र के प्रति सोच हो, ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनके ऊपर राष्ट्र को लेकर आगे जाने की क्या सोच है। निश्चित रूप से हमारे सरहद पे जो चुनौतियां हैं, हमारे जो युवाओं के लिए रोजगार का है, हमारे महंगाई के तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आखिर कैसे निपटा जा सकता है, ये चुनौती है। हम अगर विकसित देश जवाब चाहेंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग बात तो कर रहे हैं पर एक राय करनी किसे पड़ेगी, इसके लिए पहल किसे करनी होगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर एक राय बनानी होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसकी पहल भी करेगी। अभी तो मैंने कहा ना, बहुत इनिशियल स्टेज में है कि अभी एक डिस्कशन प्रारंभ हुआ है। अब मुझे बताइए आयुषी जी, आप भी अपने चैनल पे, आपका बहुत प्रमुख चैनल है राजस्थान में, आप पहली बार इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे, कंसेंसस तो नेक्स्ट आता है, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। और मैं सुन रहा था भी, आम आदमी पार्टी को भी सुन रहा था, तरह तरह की बातें ये कर रहे थे।
आप देखिए अभी हिमाचल में चुनाव हुए हैं, 68 सीटों पे चुनाव लड़े हैं। दिल्ली में भी हुए और हैं, अरे सिटी के चुनाव। सुनिए आपका नंबर आए जब बोलिएगा, हाँ, ठीक है ना। वो भी ध्यान देखिए रखिएगा। ऐसा आयुषी जी 68 सीटों पे लड़कर 68 सीटों पे जमानत जब्त हो, ये पूरे भारत के इतिहास में एक पार्टी ही कर सकती है, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। 182 से कहां पर लाके अरे रख सुनिए दिया, अभी आपको वो रुकिए, भी ध्यान आपका नंबर रखिएगा। आए जब बोलिएगा, ऐसे बीच में हाँ, मत बोलिए, हाँ। ठीक है ना। और जहाँ तक देश की बात है, देश की अर्थव्यवस्था की बात है, देश की सीमाओं की बात कर रहे थे चौधरी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि निश्चित रूप से ये चर्चा होनी चाहिए कि देश की सीमाएं आज सुरक्षित है या नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये भी मुद्दा है। क्योंकि आयुषी जी आपको पता होगा, देश में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर हर महीने आती है। अक्टूबर माह में भी आई है, नवंबर माह में भी आई है। अभी नवंबर माह में जो आंकड़ा आया है वो देश का 7.7% है। वहीं राजस्थान का जो आया है वो 30.75 आया है। तो चिंता करी जानी चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। स्थिति क्या हो रही है राजस्थान में, जो सरकार है वो चल नहीं रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा में व्यस्त थे, उसके पहले वो लड़ाई में व्यस्त थे। भर्तियां आप देख आए दिन भर्तियां निरस्त हो रही है। तो निश्चित रूप से इन सब पे चर्चा होनी इन पर चाहिए। भी बात करेंगे, इन पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले जो मुद्दा है ना मेन वही है कि युवाओं की भागीदारी हम किस तरीके से सुनिश्चित करें। आयुषी जी मैं मुद्दे से भटका नहीं हूँ, मुद्दे से भटकाया गया है, इसलिए उसका जवाब देना जरूरी था। देखिए जहां तक बात है ना, हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। देखिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमने राज्यसभा में, आयुषी जी हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमने राज्यसभा में जो है वो आयु 35 ईयर करके 35 ईयर क्यों कर रखी है। अगर हम इसको 21 साल करते हैं, 25 साल से 21 साल करते हैं, तो ये भी मांग उठ सकती है, आप 18 क्यों नहीं कर रहे हैं। जब 18 में आप उसको मताधिकार का राइट दे रहे हैं, तो आप 21 क्यों कर रहे हैं। फिर 25 से उसको 18 कीजिए। तो तरह तरह की बातें हैं इसमें। अल्टीमेटली जो डिसीजन निकलेगा, आप मान के चलिए जो इसमें डिसीजन निकलेगा वो परफेक्ट होगा। चर्चा परफेक्ट नहीं होती, चर्चाओं में तो अलग अलग राय आती है। चौधरी जी की अलग राय होगी, केसरी सिंह जी की अलग राय होगी, मेरी अलग राय होगी, आपकी अलग राय होगी, लेकिन जो भारत के लिए बेटर होगा, आप मान के चलिए, जिससे देश मजबूत होगा, जिससे हमको लगता है कि हम देश की युवा पीढ़ी है उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, वो निर्णय भारत की सरकार लेगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल, भारत की सरकार निर्णय लेगी और निश्चित तौर पर चर्चाओं के बाद ही मंथन निकलकर सामने आएगा, क्योंकि मंत्रणाओं का दौर तभी जारी है ही। तो केसरी सिंह जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम सिर्फ इसको एक पैरामीटर पर डिसाइड कर दे कि 21 साल के हो गए तो मतलब अब चुनाव लड़ सकते हो, ये तो कहीं भी सरासर सही नहीं है। क्योंकि एक अनुभव की भी जरूरत होती है, उस सोच की भी जरूरत होती है कि जो चुनाव लड़े और आगे आने वाले वक्त में एक दिशा और दशा देश को दे। देखिए इसको एक पैकेज की तरह डेवलप किया जाए तो ज़्यादा सही होगा। पहली रिक्वायरमेंट जो हमने उम्र से शुरू करी है, उम्र को घटाने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब हम 21 साल 22 साल में एक IAS अधिकारी बना सकते हैं, जब हम एक सेना का अधिकारी बना सकते हैं, जब हम एक पायलट बना सकते हैं जो कई जान की और कई प्रॉपर्टी का जिम्मेदार होता है, तो हम आने वाले समय में उनको 21 से 22 साल 23 साल के अंदर लोकसभा और विधानसभा में भी भेज सकते हैं। समस्या ये है कि वो लोकसभा विधानसभा में जो 21, 22, 23 साल का जो बच्चा, बालक, युवा जा रहा है, उसकी शिक्षा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। आज अगर राजस्थान की बात चला रहे हैं, आप दोनों राजस्थान प्रदेश पॉलिटिकल पार्टी से में अच्छा अपना रुतबा रखते हैं, राजस्थान की बात करें तो आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर 55% तक जो विधायक हैं अभी, वो 55 साल से ऊपर की उम्र के हैं। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अकाउंटेबिलिटी का। जो युवा होता है वो बार बार अपने लोगों के बीच में जाता है और उसको पता है कि मुझे अगली बार जो चुनाव जीतना है उससे मेरे भविष्य पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है। जो 55, 60, 65 साल वाले हैं, वो जो मेरा मानना है, जो मैंने ग्राउंड पे देखा है, उनको अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा फैक्टर उनका पार्टी या क्या फर्क पड़ता है पे चला जाता है। और युवा अगर 25 साल में, 26 साल में, 30 साल में, 35 साल में उसे पता है कि मुझे 5 साल बाद फिर अपनी जनता के सामने जाना है, तो मुझे लगता है, और वो युवाओं से कनेक्ट भी कर रहा है। अपन देख रहे हैं कि 46.7% पॉपुलेशन, साहब आप देखिए, आज 25 साल से नीचे की है। अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उतने तो हमारे पास 0 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। यूरोप की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या के बराबर तो 12वीं में बढ़ रहे हैं, मतलब 0 से 12वीं के बीच में। इन लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, मेरा मानना है एक सही तरीके से अगर फ्रेम किया जाए, प्रारूप बना जाए शिक्षा का, पीछे अगर कोई किसी तरह की आपके ऊपर कोई पुलिस केसेस नहीं हो, और उसके अलावा आपकी एज प्रोफाइल अगर ये घटा दें तो राष्ट्र के फेवर में जाएगी बात। बिल्कुल, यही बात हम लगातार कर भी रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ये फैसला ये भी होना चाहिए कि हमने चुनाव लड़ाने की बात तो कर दी है, कैंडिडेट्स के लिए कह दिया है कि उम्र सीमा घटा दी जाए, पर वहीं राजनीतिक दलों में इनकी सक्रियता भी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें को जो मोटिवेशन है वो तो वहीं से मिलना है।
आरसी चौधरी जी, आप ही से समझना चाहूंगी, आपकी पार्टी में कितने ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये इस तरीके का इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर उम्र सीमा घटाई जाती? निश्चित रूप से आयोसी जो अधिवेशन हमारा हुआ था, जो नव संकल्प शिविर उदयपुर के अंदर हुआ, वहाँ पे पार्टी ने ये डिसीजन किया कि हमारे जितने भी जो पदाधिकारी होंगे उसमें 50% है वो 50% से 50 वर्ष से कम आयु के होंगे। इसलिए हमने तजुर्बा और तरुणाई का बेहतरीन सामंजस्य हमारे संगठन के अंदर बनाने का निर्णय किया है। जितने भी जो पदाधिकारी आएंगे उसमें 50 वर्ष से कम 50% पदाधिकारी रहेंगे हर किसी भी कार्यकारिणी में, हर स्तर पे। लेकिन आज प्रश्न वहीं पे खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जिन युवाओं को लेकर, देश के प्रधानमंत्री मोदी को जिन युवाओं ने बनाया, आज युवाओं की वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ये प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो दुनिया के सबसे अधिक देशों में घूमते हैं और बहुत से देशों के अंदर, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, इनके अंदर सांसद चुनने की अगर उम्र 18 साल है तो दुनिया से कहीं तो सीख के आए होंगे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने इस बात की पहल की? क्यों भारतीय जनता पार्टी ये दम के साथ नहीं कह सकती इस संसद के अंदर, इसी सत्र के अंदर हम ये बिल लेके आएंगे, तमाम दलों के साथ में चर्चा हो बड़ा जाएगी। मौका दिया गया है। आशीष जी, जवाब दीजिए। देखिए आयुषी जी, अभी चौधरी साहब जो है जिक्र कर रहे थे उदयपुर में इनका जो नव संकल्प शिविर हुआ था या चिंतन शिविर हुआ था, उसमें से आप देखिए एक पॉइंट आया था कि 1 मैन 1 पोस्ट लागू होगी। आप देखिए 13 मई के आसपास ये शिविर हुआ था और आज 6 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बन गए हैं, वो स्वयं 2 पद पे बैठे हुए हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी में राज्यसभा के नेता भी हैं। इनके जो लोकसभा में नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। और मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे, ये युवा के मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे। अरे आपने बेरोजगारी मुद्दा आप अपनी जगह पे चर्चा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ युवा का वोट चाहिए, युवा के लिए चर्चा नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं? जब हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे। आप कांग्रेस क्या कर रही है? राजनीतिक दल सबसे बड़ा, संसद के अंदर सबसे बड़ी सशक्त पार्टी हो और आप जवाब नहीं दे सकते। यही आपकी मुद्दों से भटकने की और भागने की प्रवृत्ति है जो ये दर्शा रही है। चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को कमजोर करके मान रहे हैं। जनता पार्टी के मानस पटल पे युवा सिर्फ बहुत पकौड़े मजबूत है तलने देश के लिए का, है, नहीं युवा है। सिर्फ एलपीजी, युवा जो है वो सीवरेज की गैस से चाय बनाए, यही आपका संकल्प है। आपके राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में आप देखिए जो सीवरेज में मर रहा है, करने के लिए, युवा मर रहा है राजस्थान के में। लिए राजस्थान की चिंता सबसे कीजिए ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम बेचने का काम, अभी देखिए अंदर सबसे 2 ज्यादा लोग मारे गए राजस्थान में। 45 साल में अगर कोई पहुंचा देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई। जो युवा इस भारत के निर्माण में भूमिका देना चाहता था, उस युवा को आपने भारत के निर्माण से बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी बैठ के और विभाजन की और नफरत के समुद्र में उसको पार्टी को हार मिल रही है। अरे 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद, हिमाचल में आज गई, तुम्हें वो हार नहीं दिखती। 15 साल से तुम हर वोट पे चले गए, कितने वोट कमाए? सरकार कहां पे? केवल 37,000 वोट कमाए हमारे। आंगन टेढ़ा, अपनी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हर जगह आपको जनता ने कहा रही है, आप स्वीकार नहीं करेंगे। गुजरात में क्या हुआ है? गुजरात में प्रधानमंत्री की अस्मिता, गुजरात अस्मिता पे बात की, मुद्दों पे बात करते हैं, आप चटाते थे। 27% पे आ गए आपके 17 विधायक हैं। आप देखिए इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जब रिजल्ट आए थे उसी दिन हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी, पूरे दिन चर्चा की थी कि किस तरीके के परिणाम आए, क्या कमी क्या खामी रही है। पर आज बात ये हो रही है कि भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित की जाए युवाओं की। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए ये मुद्दे तो भटकते रहेंगे, पर बात यही हो रही है कि युवाओं की भागीदारी हम किस तरीके से बढ़ाएं और वो युवा आगे आए जो वाकई में देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। जी, मैं इसी बात पे कहना चाह रहा हूँ कि युवाओं की भागीदारी बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी देश की जो, अगर केसरी जी इस बात को अच्छे से समझते होंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो हमारी देश की जो लिटरेसी रेट जो है वही समय लगभग 75% है देश की। तो सबसे ज़रूरी है कि जो युवाओं की भागीदारी बिल्कुल बढ़नी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन किस तरह के युवा, हमारे यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या है, किस तरह के युवा हमारे से बाहर निकल रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह के नवयुवक पैदा कर रही है। अगर वो राजनीति में जाते भी हैं तो राजनीति की दशा और दिशा सुधारने वाले होने चाहिए। हमने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा का मॉडल अपनाया, जिसके अंदर एक गरीब का जो बच्चा भी है वो निःशुल्क शिक्षा से एक बेहतरीन शिक्षा लेके आगे बढ़ रहा है। तो देश को ये समझना होगा, हमारे जो केंद्रीय सरकार है उसको भी समझना होगा कि भागीदारी बढ़ाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का जो मॉडल है वो इतना शानदार होना चाहिए कि ये जो नवयुवक आगे आए राजनीति में वो हमारे देश को नई विकास की ऊंचाइयों पर लेके जाए। बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ रही हूं। बड़ी अच्छी सी बात आप देखिए, पिछली बार राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 19 प्रत्याशी, दोनों पार्टियों के, मैं नाम नहीं लूंगा साहब, दोनों पार्टियों के 19 प्रत्याशी ऐसे थे जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाई कर गए थे, मगर पंचायती राज के चुनाव की जो क्यूआर थी वो मीट नहीं करते थे।
कहने का मतलब ये है कि हमने जो वेरिएशन ला रखा है कि पंचायती चुनाव में, फिर निकाय के चुनाव में, फिर विधानसभा में और लोकसभा में जो हमने वेरिएशन डाल रखा है, जिसमें लोएस्ट लेवल पे तो वो क्वालिफाई नहीं करते और आप उन्हें सबसे सर्वोच्च स्थान पे ले जाके बिठा देते हैं, ये बहुत गलत है। इससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक क्यूआर, एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। आज एक एवरेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला, अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई नहीं कर रखी। हम विधानसभा में बात करें, यहीं के सांसद महोदय की बात कर लेते हैं, रामचंद्र बोरा जी की। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। मैं बता रहा हूं ना आपको। मैं ये यहाँ राजस्थान के अंदर विधानसभा में हम देखें तो तक करीबन 46 सांसद, 46 विधायक ऐसे हैं हमारी विधानसभा के अंदर जो आज की तारीख में सरपंच बनने की क्वालिफिकेशंस को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं और 12वीं तक की शिक्षा भी नहीं ले रखी उन्होंने कि वो आगे जाके कोई अपना, अच्छा उनके अगर आप उनका एवरेज उठा के देखें जो 12वीं से नीचे के पढ़े हुए हैं, ना तो वो ढंग के सवाल लगाते हैं विधानसभा में, ना उनका कोई उत्तरदायित्व, कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है ही नहीं। तो अगर चेंज करना है तो ये पूरा प्रारूप बदलना पड़ेगा। आप लोग सही कह रहे हैं, अगर आप इस पे पूरा डिस्कशन हो, और मेरे हिसाब से नए राष्ट्र के लिए, नए भारत के लिए ये पूरा प्रारूप ही बदलना पड़ेगा। एटलीस्ट ये नहीं हम सुनिश्चित कर पाए कि ज्यादा से ज्यादा, पर एटलीस्ट जो अभी हम लोगों के पास आंकड़ा है उससे तो हम आगे बढ़ोतरी करें, क्योंकि आजादी के बाद से और अब तक में कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया, कोई बड़ा अंतर नहीं आया युवाओं की भागीदारी को लेकर के। अगर देश के अंदर सबसे युवा संसद रही तो पहली संसद और दूसरी संसद रही। अगर सबसे कोई वर्ग संसद है तो वो इस बार है। इसलिए ऐसा नहीं है कि युवाओं की भागीदारी नहीं रही, इस देश में युवाओं की भागीदारी रही, लेकिन कालांतर में वो घटती गई, जो आज सबसे बड़ी वर्ग संसद है। इसलिए राजनीतिक दलों को इस मंथन पर चर्चा करनी चाहिए। ताकत भी है। अगर हम पहली संसद को देखें, दूसरी संसद को देखें तो कितने उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों का निर्माण किया था, किस प्रकार से विषम चुनौतियों में चुनते हुए देश को आगे लेके गए थे। तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारी सरहदों को किस नजरों से देख रहे थे, उनके सामने भी चुनौतियों का सामना किया और देश ने नेतृत्व किया। और देश आज महाशक्ति जो बनने की कागार पे है वो उसी सोच के आधार पे है। और फिर मैं बार बार कहना चाहूंगा कि उम्र मायने नहीं रखती, सोच मायने रखती है। और आखिर हम उम्र कर भी देंगे तो प्रतिनिधित्व तो तभी कर पाएंगे जब जनता उन्हें चुन के भेजेगी। सोच तो मायने रखती है, पर वहीं ये भी समझना होगा कि हम ये जो तमाम परिवर्तन कर रहे हैं इनके पीछे एक अनुभव का तालमेल भी जरूरी है, ताकि अनुभव का साथ लेकर के हम इस तरीके से युवाओं को मौका देंगे तो उनको एक गाइडेंस भी मिलेगी और साथ ही युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, नया जोश भी होगा और उस ऊर्जा के साथ काम भी हो पाएगा। आशीष जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए, हमको अनुभव भी चाहिए और युवाओं की ऊर्जा भी चाहिए, और हमें दोनों में तालमेल कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा। और बड़े वेरिएशन होता है। अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ का जिक्र कर रहे थे, यूएस का जिक्र हो रहा था, यूके का जिक्र हो रहा था। तो अभी भी देखिए ना, अब अगर हम बात करें यूके में तो बहुत यंग प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए की बात करें तो सबसे ओल्ड एज वहाँ पे प्रेसिडेंट है, 78 में तो वो प्रेसिडेंट बने, आप देखिए। और यहाँ पे बात करें उसके पहले जो रहे, जो डोनाल्ड ट्रंप, वो उनसे भी बड़े थे। और तो तरह तरह का है। हमको बेसिकली ये मायने नहीं रखता है कि भाई जो नेतृत्व कर रहा है वो बुजुर्ग है या युवा है, वो मायने रखता है कि वो देश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं है। और अभी जो बात कर रहे थे आप, योग्यताओं की बात कर रहे थे कि सरपंच की योग्यताओं की बात कर रहे थे, तो देखिए इस पे भी डिबेट होनी चाहिए कि देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आयुषी जब राजस्थान में सरकार आई तो हमने जो जनप्रतिनिधि थे स्थानीय निकायों के लिए, उनमें हमने जो है 10th क्लास जो पार्षदों के लिए हमने कहा कि जो भी 10th पास होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें सरपंचों के लिए तो हमने 8th का उसमें पैरामीटर लगाया था। ये सरकार आई, सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। बड़ा परिवर्तन क्या, उसकी सबने सराहना भी की और उसका परिणाम भी आपको मिला है। तो राजस्थान में भी कुछ इस तरीके का परिवर्तन करेंगे, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा चुनाव के दौरान। आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि जो हमेशा चुनाव लड़ते आए अगली बार भी उन्हीं को मौका दे दिया जाता है, पर इस बार जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो बीजेपी क्या, जैसा गुजरात में परिवर्तन बीजेपी ने किया, कि राजस्थान में भी करेगी इस तरीके से युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, जो अभी सीमा है सिर्फ उसी के लिए, यहाँ से 25 से ज्यादा वालों को मौका दे दीजिए। देखिए आयुषी जी, ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग किया। अगर हम बात करें तो हमने मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रिमंडल को वहाँ से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक नए मुख्यमंत्री वहाँ पे बने और पूरा मंत्रिमंडल नए रूप से गठन हुआ और कोई शोर शराबा हुआ नहीं। आप देखिए, किसी ने कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे नेताओं ने स्वयं अपनी इच्छा से उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि हम ये आने वाला चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। चाहे हम विजय रूपाणी जी की बात करें, चाहे हम डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल जी की बात करें, उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि भाई हम पार्टी संगठन में ही काम करेंगे और हम युवाओं को मौका देंगे। अब जहां तक आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में जो भी फैसला होगा राजस्थान की लीडरशिप को लेना है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। आप मान के चलिए जो राजस्थान के लिए बेटर डिसीजन होगा वो पार्टी उस निर्णय को लेगी।
चलिए, अब ये भी देखना होगा कि अपने हित के लिए या फिर राजस्थान के हित के लिए पार्टियां फैसला लेती, किस तरीके का फैसला लेती। केसी सिंह जी, एक संक्षिप्त में टिप्पणी इस पूरी चर्चा पर आपसे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जनता के फेवर की बात है, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, अकाउंटेबिलिटी। वो जो अकाउंटेबिलिटी का जो फैक्टर है, कभी कभी क्या होता है, जो 4-4, 5-5, 6-6 बार के जो चुने हुए नेता होते हैं, उनको लगता है यार 5 बार जीत गए, 1 बार नहीं जीते तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज की तारीख में जो अकाउंटेबिलिटी ला सकती है वो युवा ला सकते हैं, मेरा ये मानना। आप देखिए, जो नए नए चेहरे एक आईएएस एक डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, उसकी अपने बॉस के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है। उसको पता होता है मेरे को किसी भी टाइम खींचा जा सकता है, समझाए। एक पुलिस का एक एसएचओ होता है, एक सीआई होता है, एक आर्मी का अधिकारी होता है। आप देखिए, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर जो है, अगर हम इस एज प्रोफाइल को कम नहीं करते हैं, और या आप जिस तरह के आगे आने वाले समय में उम्मीदवार अगर सही चूज नहीं करते हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा तरीके, और खासकर जो ब्यूरोक्रेसी के साथ में तालमेल जो युवा बैठा सकते हैं उनके साथ, चाहे वो एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल से जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे जाकर एक उम्मीदवार या एक एमएलए भविष्य में मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है, अपनी समस्याएं लेके जा सकता है। मेरा तो आपसे ये निवेदन रहेगा साहब, आप दोनों से, आप तीनों से इनफैक्ट, कि अपने नए उम्मीदवार शिक्षित और युवा लेकर आए, ताकि जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर बढ़े। बिल्कुल, और हमारी चर्चा का जो विषय था वो भी हमने इसीलिए ये रखा ताकि आम लोगों तक भी ये मैसेज हो, तमाम पार्टियों तक भी ये मैसेज कन्वे हो कि जहां कभी भी इस तरीके का निर्णय होगा तो ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाए कि हम अपने युवाओं की भागीदारी वहां पर सुनिश्चित करें, और वर्तमान समय में पार्टियां भी उनको उतना ही मौका दें जितना सीनियर लीडर्स को दिया जाता है, ताकि वो भी राजनीतिक इस पाठशाला में कुछ कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करें, उन्हें वो पृष्ठभूमि मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आरसी चौधरी जी, आशीष जी, अमित जी और केसी सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही कि आज इस चर्चा के बाद से एक सोच युवाओं में भी डेवलप हो कि हाँ, राजनीति में भी उनके लिए करियर है, राजनीति में भी वो अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। और इसी के साथ जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए इतना ही, और आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।